एकदम कम फीस में अच्छा काम। हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर नेट इंस्टीट्यूट में आपका वेलकम है। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग का, और ये प्रोग्रामिंग जो हम लोग करेंगे वो करेंगे EasyJetac के द्वारा। और हमने एक फ़ोन लिया हुआ है जिस फ़ोन के अंदर इमरजेंसी की प्रॉब्लम है, और इस फ़ोन में हम लोग EasyJetac के द्वारा पूरी प्रोग्रामिंग करेंगे, और इसमें हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि किस प्रोसेस से हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं और क्या क्या चीज़ों को आपको करना होता है। क्योंकि हमारे पास में जैसे UEFI, EasyJetac, मेडुसा, MIPI टेस्टर वगैरह ये इतने सारे प्रोग्रामिंग बॉक्स होते हैं, लेकिन अगर हम इन सभी में बेस्ट ऑफ बेस्ट बॉक्स की बात करें कि हमारा सबसे अच्छा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कौन सा बॉक्स है, तो वो EasyJetac होता है। तो हम इसमें आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आप तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में ये फ़ोन है, ये हमने एक फ़ोन Redmi 5A का लिया है। तो हम आपको सबसे पहले इसके अंदर चार्जिंग लगा करके चेक करा देते हैं कि चार्जिंग लगाने पर ये क्या एम्पियर ले रहा है, या डिस्प्ले पर कुछ आता है या नहीं। तो देखिए, जैसे मैं इसको USB टेस्टर में देख रहा हूँ तो ये 0.55 यानी लगभग 0.6 के आसपास मिली एम्पियर के आसपास करंट कंज्यूम कर रहा है, लेकिन डिस्प्ले पर कोई भी चार्जिंग का लोगो नहीं शो कर रहा है। और यहाँ पर देखिएगा, ये हमारी बैटरी भी लगी हुई है, लेकिन किसी तरीके का कोई भी यहाँ पर लोगो नहीं आया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फोन को चेक करेंगे DC में। तो DC में क्या चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी दूसरी स्क्रीन पर आते हैं, और यहाँ इस DC में आपको देखना है कि ये DC में क्या एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी ब्लैक वाली जो प्रॉप है इसको ग्राउंड पर लगाएंगे, और रेड प्रॉप को हम रखेंगे VBAT पर, और देखेंगे कि क्या इसमें हमारा कोई करंट कंज्यूम कर रहा है, डायरेक्ट नहीं कर रहा है। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हमने इसको ब्लैक वाली प्रॉप को हमने ग्राउंड पर लगाया, ये देखिए, और ये जो हमारी रेड प्रॉप है इसको हमने ये VBAT पर लगाया। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि DC मशीन में क्या इसने कोई करंट डायरेक्ट कंज्यूम करा, नहीं करा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फोन के अंदर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग पावर बटन दबा करके चेक करेंगे कि ये पावर बटन दबाने पर क्या करंट कंज्यूम कर रहा है। तो सबसे पहले हमने एक चिमटी को ग्राउंड से लगा करके और पावर बटन पर लगाया, तो देखिए ये 78 इसने एम्पियर लिया। अब हम पावर बटन छोड़ते हैं और देखते हैं क्या ये रुकता है। तो देखिए ये 87 पर स्टक हो गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस फोन के अंदर 100% EMC का इश्यू है, क्योंकि ये फोन काफी पुराना है, और पुराने मॉडल्स के अंदर जो सबसे ज्यादा इश्यू आता है वो EMC का ही आता है। तो यहाँ पर ये हमारे जो एम्पियर है ये भी स्टक हो गए, क्योंकि क्वालकॉम का फोन होता है। क्वालकॉम के फोन के अंदर एक सिग्नल बनता है जिसको हम लोग कहते हैं PS होल्ड। तो उस जिस भी CPU के अंदर PS होल्ड नाम से सिग्नल बनेगा, उस फोन में अगर EMC की प्रॉब्लम होगी तो जो भी वो एम्पियर लेगा वो स्टक कर देगा। तो हम लोग ये मानते हैं कि इसके अंदर EMC की प्रॉब्लम है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसका डिवाइस मैनेजर खोलते हैं, और डिवाइस मैनेजर खोल करके हम लोग इसका देखते हैं क्या ये कंप्यूटर पर कोई पोर्ट भी बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन पर आना है, और कंप्यूटर की स्क्रीन पर आने के बाद में हम इसके अंदर डिवाइस मैनेजर को ओपन करेंगे। इसमें हम फोन को इससे कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करके हम लोग चेक करते हैं कि क्या इसने कोई पोर्ट बनाया। देखिए, इसने पोर्ट बना लिया डायरेक्टली, क्वालकॉम HS USB QD लोडर 9008 COM5। तो 100% बिल्कुल श्योर हो गया कि इस फोन के अंदर हमारी EMC का फॉल्ट है। तो चलिए हम लोग अपने पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं माइक्रोस्कोप की स्क्रीन पर, और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी EMC को निकालेंगे, और विदाउट रिवॉल्विंग हम इसको EasyJetac के एडॉप्टर में लगा करके इसको चेक करेंगे कि हमारे फोन के अंदर EMC को चेक करेंगे कि इसमें EMC के अंदर क्या इशू है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना जो CPU है इसको कवर कर लेंगे। कवर इसलिए करेंगे क्योंकि अगर उस पर हीट पड़ जाएगी तो कहीं ना कहीं हो सकता है
कि हमारे सीपीयू ड्राई सोल्ड हो जाए। इससे बचने के लिए हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। हमारी एमएमसी बाहर आ गई है, हमारी एमएमसी साफ हो गई है। और पहले तो हम इसको क्लीन करेंगे। तो चलिए हम लोग अब सबसे पहले अपनी एमएमसी को एडॉप्टर में लगाते हैं। तो ये है हमारा एमएमसी का एडॉप्टर। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में हम एमएमसी को विदाउट रिवॉल्व करें इसमें लगाएंगे। सबसे पहले हम अपना इजी जेटैक प्लस का जो सॉफ्टवेयर है इसको ओपन करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए ये हमारा इजी जेटैक का जो मेन इंटरफेस होता है वो ऐसा खुलता है। इसमें यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा जो एडॉप्टर्स है उसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। जैसे सबसे ऊपर लिखा है इजी जेटैक टू ISP, इजी जेटैक टू ISP हाई पावर, इजी जेटैक टू ई सॉकेट, इजी जेटैक UFS एडॉप्टर। क्योंकि हम लोग सॉकेट के द्वारा मतलब एडॉप्टर के द्वारा एमएमसी की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हम सेलेक्ट करेंगे वो इजी जेटैक टू ई सॉकेट सेलेक्ट करेंगे। बाकी इसमें जो वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी है और जो बिट है, बस बिट, वो सब सेम रहेगा। उसके बाद हम रीड सॉफ्टवेयर पार्टीशंस जो है इस पर टिक करेंगे अगर नहीं होगा, और गेट फर्मवेयर वर्जन पर टिक करेंगे, और उसके बाद हम चेक एमएमसी पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो इसने देखिए हमें बताया कि ये जो हमारी एमएमसी है ये एडॉप्टर में उल्टी लगी हुई है। तो हम इसको वापस से निकालेंगे और निकालने के बाद हम इसको दोबारा से सीधा लगाएंगे और इसको वापस से चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसा यहाँ पर देखिए इसने एमएमसी की जो इन्फो दिया है, थोड़ी देर रुक जाते हैं, पहले पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है फिर हम आपको पूरी चीजें बताते हैं। आप देखिए सबसे पहले तो इसने पार्टीशन टेबल नॉट फाउंड, यानी इसके जो पार्टीशंस हैं वो पूरे तरीके से डैमेज हो चुके हैं। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है पार्टीशन टेबल नॉट फाउंड ये। उसके बाद में यहाँ पर इसने जो फर्मवेयर की इंफॉर्मेशन है वो भी नहीं शो करी है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर पहले ही एक वार्निंग का मैसेज आया है, हेल्थ रिपोर्ट इज वेरी बैड, और जिसमें MLC वाला जो हमारा पार्ट है वो एक्सीड इट्स मैक्सिमम एस्टिमेटेड डिवाइस लाइफ टाइम, और जो SLC है वो 10% डिवाइस लाइफ टाइम। देखिए जो MLC होता है वो हमारी रोम होती है और SLC जो होता है वो हमारे रैम होती है। उसके बाद देखिए इसका जो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन है वो 0x38 यानी क्वालकॉम के CPU के साथ में लगी हुई थी। क्योंकि ये सारी चीजें क्या है इसको आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन से CPU का क्या पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसके बाद हम लोग इसके RPMB की बात करेंगे जो यहाँ पर दिखा रहा है नॉट क्लीन। तो कुल मिलाकर के हमें ये पता चला कि ये एमएमसी काफी डैमेज है, इसके पार्टीशन फाउंड नहीं हो रहे हैं, फर्मवेयर इसके अंदर है नहीं, और इसकी जो हेल्थ है वो भी बहुत खराब है। चलिए अब हम लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके अंदर पार्टीशंस तो है नहीं, तो इसके अंदर शायद डंप का जो बैकअप है वो भी नहीं बनेगा। फिर भी हम आपको इसका प्रोसेस एक बार करके दिखाते हैं कि अगर हमें इसमें डंप का बैकअप लेना होता तो हम कहां से लेते। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये रोम 1 लिखा हुआ है। तो आपको पहले सबसे पहले हम एक चीज बता देते हैं, जैसे हम लोग UEFI से प्रोग्रामिंग करते हैं तो UEFI के अंदर हमारे 4 ऑप्शन होते हैं, बूट 1, बूट 2, यूजर एरिया, EXT CSD। जबकि जब भी आप इजी जेटैक से प्रोग्रामिंग करेंगे और डंप का बैकअप लेंगे तो डंप के बैकअप में यहाँ पर आपको रोम 1, रोम 2, रोम 3 नाम से ऑप्शंस आते हैं, जिसमें से जो रोम 1 होता है वो हमारा यूजर एरिया होता है। तो जब यूजर एरिया का हम लोग बैकअप बनाते हैं तो कम से कम आपको 512 MB का बैकअप इसमें बनाना होता है। तो देखिए हमने 512 MB को सेलेक्ट कर लिया है और हम क्या करेंगे, इसको रीड पर क्लिक करेंगे और इसको हम लोग रीड करते हैं। तो रीड करने के बाद में ये क्या करेगा, ये हमसे पूछेगा कि कहां पर सेव करना है। तो हम लोग इसको डेस्कटॉप में कोई फोल्डर बनाएंगे, न्यू फोल्डर, और इसमें हम बना देते हैं रीवा ग्लोबल के नाम से हम इसमें एक नया फोल्डर बनाते हैं, रीवा के नाम से। जो डंप है उसको रखेंगे। तो देखते हैं कि ये डंप का बैकअप बना पाता है या नहीं। पार्टीशन टेबल तो बिल्कुल पूरे तरीके से खराब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। तो देखिए ये इसने क्या करा, होल्ड कर दिया है। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं क्या ये बताता है।
हमें मालूम था कि इसके अंदर जो डंप का बैकअप है वो नहीं बन पाएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि इसकी जो पार्टीशन टेबल है वो फाउंड नहीं कर पा रहा था। तो इसका मतलब है जो इसके ब्लॉक्स हैं वो पूरे तरीके से डैमेज हो चुके हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर ये सर्कल घूम रहा है, तो देखते हैं कि क्या इसके अंदर एक्शन होता है। तो अभी भी ये रुका हुआ है। देखिए ये जो हमारा सर्कल है कर्सर वाला, ये फिर से घूम रहा था, फिर ये रुक गया है। थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए आपको एक चीज बता दें, यहाँ पर जो इसके डंप का बैकअप है वो बिल्कुल भी बन नहीं पाएगा, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया था कि इसके अंदर पार्टीशन टेबल इसने फाउंड नहीं करी है। तो चलिए कोई नहीं, हम इसको इस एक्शन को कैंसिल करते हैं, स्टॉप करते हैं, क्योंकि हमारा डंप का बैकअप बनेगा नहीं। अब हम क्या करते हैं, एक बार हम इसके सिक्योरिटी का बैकअप लेकर के देखते हैं। हम आपको एक बार चेक करा देते हैं कि सिक्योरिटी का बैकअप कैसे लिया जाता है। तो रीड बाय वेंडर में जाएंगे, क्वालकॉम सेलेक्ट करेंगे, फाइंड पार्टीशन टेबल पर जाएंगे, फ्रॉम डिवाइस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमारे सामने एक लिस्ट आ जाएगी। तो देखते हैं क्या इसके अंदर, देखिए इसने जो इसका सिक्योरिटी पार्ट है वो भी नहीं शो कर रहा है। तो कुल मिलाकर के हमें यह पता चला कि इस एमएमसी के अंदर ना तो पार्टीशंस है, ना तो सिक्योरिटी पड़ी हुई है, और ना ही इसके अंदर फर्मवेयर है। तो जैसा हम लोगों को पहले ही पता चल गया था जब हमने इसको चेक एमएमसी पर क्लिक करा था। तो चलिए कोई नहीं, अब हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली इसकी जो हेल्थ है उसको रिपेयर करते हैं, और हम लोग देखेंगे कि क्या हेल्थ को रिपेयर करने के बाद हमारा जो इसकी डंप है और सिक्योरिटी है ये वापस से लेता है या नहीं लेता है, क्योंकि हमारे पास डंप का सिक्योरिटी का बैकअप ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो चलिए एक बार हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और देखते हैं कि क्या इसकी हेल्थ रिपेयर हो पाई या नहीं। ये कह रहा है कि आपकी एमएमसी डैमेज हो सकती है, तो यस पर क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली हो गई है। अब एक बार हम लोग इसकी स्मार्ट रिपोर्ट एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, जरा देखते हैं क्या इसकी हेल्थ में कुछ फर्क आया। देखिए अभी भी वही है, इसका मतलब नहीं हो पाई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले इसके पार्टीशंस बनाएंगे, और पार्टीशंस बनाने के लिए हमें एमएमसी एसडब्ल्यू पार्टीशन वाले ऑप्शन पर आना है, और यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शंस हैं इन चारों ऑप्शन पर टिक करना है। उसके बाद हम लोगों को फाइनल राइट पर क्लिक करना है, क्योंकि इसके अंदर जो एमएमसी है वो एसके हाइनिक्स की एमएमसी है। यस पर क्लिक करेंगे, और एसके हाइनिक्स एमएमसी के अंदर अगर हमें हेल्थ रिपेयर करनी होती है, आफ्टर रिकनेक्ट मेक श्योर द साइज ऑफ रोमन हैज बीन चेंज। तो यहाँ पर एक बार हम लोग इसकी हेल्थ को चेक करते हैं। आई थिंक इसकी हेल्थ है जो खराब थी वो रिपेयर हो गई है, ये देखिए, क्योंकि इसमें हमने पार्टीशंस बनाया। तो हम पहले सबसे पहले आपको इसमें बता दें कि इसमें जो इसकी हेल्थ है वो रिपेयर कैसे हुई है। देखिए हमने इसको, जब इसकी हेल्थ खराब थी तो हमने इसको फैक्ट्री फॉर्मेट करा, नहीं हुई, हेल्थ सेम बनी हुई थी। उसके बाद आपको याद रखना है कि अगर आपके पास एसके हाइनिक्स की एमएमसी है, मतलब सैमसंग की एमएमसी को छोड़ करके आपके पास कोई भी एमएमसी होती है, तो उसकी हेल्थ को रिपेयर करने के लिए आपको उसके पार्टीशन को रिक्रिएट करना होता है। तो जैसे इजी ZX बॉक्स के अंदर एमएमसी एसडब्ल्यू नाम से पार्टीशन आता है, और उसके अंदर ये जितने भी ऑप्शंस दिखाता है, जैसे ENH मतलब GP1, GP2, GP3, GP4 को टिक करना होता है, और उसके बाद में हम लोग फाइनल राइट पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी जो हेल्थ है वो रिपेयर हो जाती है। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, हमारी ये इसकी हेल्थ जो है वो रिपेयर हो गई है, और अब हम इसके अंदर देखते हैं कि क्या हमारे पास डंप का बैकअप है या नहीं। हम एक काम करते हैं, इसके अंदर इंजीनियरिंग रोम डाल देते हैं। तो इंजीनियरिंग रोम डालने से होगा क्या कि इसके अंदर जो डंप है वो आ जाएगा। तो चलिए हम लोग एक काम करेंगे, इंजीनियरिंग को डालने के लिए राइट बाय वेंडर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में क्वालकॉम सिलेक्ट करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हमारे पास इंजीनियरिंग रोम है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इसकी जो इंजीनियरिंग रोम फाइल है वो यहाँ पर दी हुई है। तो हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपके पास सैमसंग की एमएमसी के अलावा कोई भी दूसरी एमएमसी है और उसके अंदर आपको डंप और आपके पास सिक्योरिटी का बैकअप, डंप का बैकअप नहीं है, तो आप उसमें इंजीनियरिंग रोम डाल करके आप उसकी जो डंप है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसकी डंप को बना रहे हैं, राइट पर क्लिक करेंगे,
जब ये फाइल हमारी राइट हो रही है, थोड़ा वेट करते हैं। देखिए हमारी जो PNG रोम फाइल है वो फाइनली चढ़ने वाली है। अब एक काम हम लोग इसमें करेंगे, इसकी ENG रोम चढ़ाने के बाद में हम इस IC को बोर्ड में लगाएंगे और जो इसका सिक्योरिटी यानी IMEI है उसको हम लोग क्यूफिल टूल के द्वारा इसको रिपेयर करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी पार्टीशन, क्योंकि एमएमसी पूरी खराब थी तो हमने इसका सिक्योरिटी तो लिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो इसकी सिक्योरिटी है उसको हम लोग क्यूफिल टूल के द्वारा रिपेयर करेंगे। एक बात और समझ लीजिए, क्योंकि इस फोन में अब हम लोग जब इसकी एमएमसी को निकाल करके वापस से लगाएंगे तो लगाने पर ये हमारा फोन पूरा ऑन हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर इसने फर्मवेयर इंफॉर्मेशन दिखा दिया, ये पार्टीशन टेबल भी हमारी पूरी शो कर रहा है। तो इसके अंदर पार्टीशन टेबल बन गई और इसके अंदर हमारी जो फर्मवेयर है वो भी आ गई। और इसका जो EMI वर्जन है वो देखिए ENG.Lugen है, मतलब ENG फर्मवेयर पड़ी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के बाद हमें इसको एक बार फ्लैश भी UMT के द्वारा करना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग इसकी IMEI को भी रिपेयर करेंगे और जब हम इसको एमएमसी को बोर्ड में लगाएंगे तो इसमें जो IMEI है और बेसबैंड है वो नहीं शो करेगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी एमएमसी को निकाल करके बोर्ड में लगाते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई या नहीं। चलिए देखिए, हम अपने फोन में एमएमसी लगाने जा रहे हैं और हमने इस एमएमसी को रिवॉल्व करके रखा हुआ है। तो इस फोन में पहले अब हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। इस फोन में क्या था कि एमएमसी का फॉल्ट था। जब हमने इसको ZAC में लगाया, बॉक्स में लगाया, तो उसमें इसने बताया कि इसकी हेल्थ खराब है और हम लोगों ने देखा था कि इसकी जो पार्टीशन टेबल थी वो भी डैमेज थी और जो इसके अंदर फर्मवेयर फाइल है वो भी नहीं दिखा रहा था। तो सबसे पहले हम इसकी एमएमसी को लगा लेते हैं और आगे का प्रोसेस फिर देखते हैं। तो ये हमारी एमएमसी प्रॉपर बैठ गई है। थोड़ी सी इसमें हम और चारों तरफ इसमें हीट लगा दें। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे फैन से। चलिए, ये हमारी एमएमसी को हमने ठंडा कर लिया है और सबसे पहले अब हम एक काम करेंगे, अपने इसको बोर्ड में लगा करके चेक करेंगे कि हमारा फ़ोन ऑन हुआ या नहीं हुआ। तो उसके बाद हम लोग इसके अंदर सबसे पहले सिक्योरिटी रिपेयर करेंगे क्यूफिल के द्वारा, क्योंकि हमारे पास इसकी IMEI है। तो हम उसी IMEI से इसका सिक्योरिटी भी रिपेयर करेंगे और फिर उसके बाद में सिक्योरिटी रिपेयर करने के बाद फिर हम लोग इसको फ्लैश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर कोई चार्जिंग का लोगो आया या नहीं। एक बार हम लोग इसका पावर बटन प्रेस करके देखते हैं। तो ये हमारा फ़ोन है, इसका पावर बटन प्रेस करके देखते हैं कि क्या हमारा वाइब्रेट हो रहा है फ़ोन या नहीं हो रहा है। देखिए, फ़ोन हमारा वाइब्रेट हो गया और ये हमारा लोगो भी आ गया। ये आप देख पा रहे हैं, ये लोगो आ गया है। तो अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि क्या ये सेकंड लोगो पर जाता है या नहीं जाता है। अभी तो ये फर्स्ट लोगो पर है और देखते हैं आगे बढ़ रहा है कि नहीं। देखिए, ये हमारा ENG वाला जो लोगो होता है वो आ गया है। इसका मतलब हमारा फ़ोन प्रॉपर ऑन हो गया है। तो अब इसको पूरा कंप्लीटली ऑन हो जाने देते हैं और ऑन हो जाने के बाद हम इसमें सिक्योरिटी फाइल चढ़ाएंगे। ये देखिए, ये हमारा फ़ोन टेस्ट मोड पर ऑन हो गया है। ये लिखा हुआ है टेस्ट ओनली। तो ये इस तरीके से ऐसे आपको दिखाता है और ENG फाइल चढ़ाने के बाद जो आपका फ़ोन ऑन होगा वो इसी मोड में होता है। हम आपको दूसरे कैमरे में दिखा देते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका जो सेकेंडरी कैमरा है उसको ऑन करते हैं। तो चलिए, सेकेंडरी कैमरा ऑन करके इस वाले में हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, ये देखिए, ये हमारा फ़ोन है। ये इस मोड में आपका ऑन हुआ, ये टेस्ट मोड कहलाता है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट ओनली।
जैसा अभी आप देख पा रहे हैं। तो और इसमें इस तरीके से आपको ये फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम इसके अंदर IMEI नंबर चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर IMEI शो कर रहा है या नहीं। तो IMEI चेक करने के लिए आपको मालूम है क्या कोड डाला जाता है। IMEI चेक करने के लिए आपको कोड डालना होता है *#06#। तो देखिए इसने IMEI दिखाया नहीं दिखाया, इस तरीके से देखिए अगर आपको दिख रहा हो। अब हम इसका आपको बेसबैंड चेक करा देते हैं कि क्या इसके अंदर बेसबैंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सेटिंग में जाएंगे एंड्रॉयड वर्जन पे, और यहाँ पर ये देखिए ये जो हमारा ये बेसबैंड है वो ये है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बेसबैंड शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये चाइनीज लैंग्वेज में है, तो इस वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस तरीके से हम लोगों को पता चलता है। चलिए कोई नहीं, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फोन को हम लोग अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके और इसमें हम लोग सबसे पहले इसकी सिक्योरिटी को रिपेयर करते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आने के बाद हम लोग सबसे पहले इस पे चेक करेंगे कि ये क्या कोड बना रहा है, क्या कंप्यूटर पर कोई कोड बना रहा है कि नहीं। तो डिवाइस मैनेजर हम लोग खोलते हैं इसका। ये देखिए ये हमारा डायग्नोस्टिक मोड पे मोबाइल ऑन हुआ है, मतलब डायग्नोस्टिक पोर्ट पर है। तो चलिए हम लोग इसका सिक्योरिटी को जो है वो रिपेयर कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्यूफिल टूल को ओपन करते हैं। तो हमने क्यूफिल टूल को डाउनलोड कर रखा है पहले से। तो यहाँ से ये हमारा क्यूफिल टूल आ गया, इसको ओपन करेंगे और जो इसका IMEI नंबर है हम उसको रिपेयर करेंगे। तो रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट पोर्ट पर जाएंगे और यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए क्वालकॉम USB डायग्नोस्टिक 9001 पोर्ट दिखा रहा है। अब हम लोग टूल वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर QCN बैकअप स्टोर पर क्लिक करेंगे और ब्राउज पर हम अपनी फाइल को सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारी फाइल है जो इसका IMEI नंबर था, इसको ओपन कर लेंगे और इसको हम रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर पर क्लिक करेंगे, इनेबल मल्टी सिम पर क्लिक कर देंगे क्योंकि हमें 2 सिम चलाने हैं। देखिए यहाँ पर इसने ये हमारा जो QCN फाइल है उसको लोड कर लिया है और इसने फेल दिखा दिया है, फेल अनेबल टू रीड। क्यों तो हम इसको UMT की मदद से कर लेंगे। चलिए तो इसके लिए हम लोग UMT खोलते हैं। UMT का QC फायर टूल, यस पर क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। QFill जो होता है वो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट वाला टूल होता है और ये जो हमारा QC फायर है यानी UMT ये पेड टूल है। तो अगर फ्री टूल से आपका नहीं हो पा रहा है तो आप पेड टूल से फिर करेंगे। तो UMT को ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए इसका अब हम लोग सबसे पहले रिस्टोर की स्क्रीन पर जाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर हम लोग फाइल का पाथ देते हैं जहाँ पर हमारी फाइल पड़ी है, ये हमारी फाइल है, ओपन करते हैं। और अब देखिए इसने पोर्ट भी सिलेक्ट करने के लिए बोला तो हमने पोर्ट सिलेक्ट कर लिया। ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा जो IMEI है वो रिपेयर होने लग जाएगी। अब ये IMEI नंबर कह रहा है कि IMEI नंबर डालिए, तो हमने अपनी IMEI नंबर जो इसकी है उसको हम रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने इसका जो IMEI है वो हम डालते हैं। तो हम यहाँ पर IMEI नंबर बोलेंगे नहीं क्योंकि ये सिक्योरिटी का मैटर होता है। तो इसकी दूसरी वाली हम लोग चढ़ा देते हैं, रिस्टोर करेंगे, एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे। हम अपनी इसको पाथ देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। चलिए हम लोग अब इसका जो IMEI नंबर है, देखिए ये हमने अपना जो IMEI नंबर था उसको हमने राइट कर दिया है और अब ये हमारा रिस्टोर हो रहा है, मतलब चढ़ रही है हमारी IMEI। थोड़ा वेट करते हैं, ये हमारा IMEI रिपेयर हो गई है। अब ये हमारा फ़ोन जो है वो रिस्टार्ट हम लोग इसको करते हैं और रिस्टार्ट करने के बाद हम चेक करते हैं कि अब हमारा IMEI शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए हम लोग फ़ोन को स्टार्ट करें।
ये हमारा फ़ोन खुल गया है। अब हम लोग इसका सबसे पहले IMEI नंबर चेक करते हैं कि वो रिपेयर हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम लोग कोड डालेंगे IMEI वाला, *#06#। तो ये देखिए, ये दोनों IMEI नंबर हमारे रिपेयर हो गए, अभी ये नहीं दिखा रहे थे। और इसका बेसबैंड भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि बेसबैंड शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग सेटिंग पे आएंगे और सबसे नीचे हम लोग एंड्रॉयड पर जाएंगे और यहाँ पर ये देखिए, ये अभी इस जगह पर ये हमारा बेसबैंड नंबर ये प्रॉपर शो कर रहा है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी सिक्योरिटी रिपेयर हो गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको UMT की मदद से एक बार फ्लैश करते हैं। तो फ्लैश करने पर हम लोग क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे और अपडेट करके ये हमारा फोन कंप्लीटली चालू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको मोबाइल को अपने बंद करते हैं और इसको हम लोग रियल मोड पर इसको कनेक्ट कराते हैं कंप्यूटर से। तो यहाँ पर हमने अपना UMT का खोल लिया है और यहाँ पर हम अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम अपना फ़ोन कनेक्ट कराते हैं। इसके लिए हम दोनों EDL पॉइंट को शॉर्ट करा के और केबल को इंसर्ट करेंगे। ये हमारा फ़ोन कनेक्ट हो गया और ये हमारा फ़ोन अब फ्लैश हो रहा है। फ्लैशिंग से डन होने वाला है और इसके बाद हम लोग फिर प्रॉपर चेक करेंगे कि हमारा फ़ोन ऑन हुआ नहीं हुआ, किस मोड में ऑन हुआ है। उसके बाद उसके अंदर जो सिक्योरिटी पार्टीशंस हैं वो दिखा रहा है, मतलब सिक्योरिटी रिपेयर हुई या नहीं हुई, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ऑपरेशन फिनिश्ड, हमारा काम हो गया। चलिए अब हम लोग फ़ोन को वापस से बैटरी निकाल के इसको हम लोग दोबारा से ऑन करते हैं। इसको हम लोग USB टेस्टर से कनेक्ट करके इसको चार्जिंग पर भी लगा लेंगे। फ़ोन हमारा वाइब्रेट कर रहा है चार्जिंग के मोड पे। अब हम इसको ऑन भी करते हैं। तो MI लोगो तो आया, चार्जिंग का लोगो आया। 72% देखिए दिखा रही है बैटरी। चलिए 72% दिखा रही है तो अब हम चार्जर को हटा ही देते हैं और सीधा अब हम इसका पावर बटन दबा करके इसको ऑन करते हैं। देखें वाइब्रेट होता है या नहीं होता है। देखिए वाइब्रेट हो गया, आवाज़ आई है और ये लोगो पर भी आ गया। अभी तो ये फर्स्ट लोगो है और अभी देखते हैं कि ये आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, सेकंड लोगो पर पहुंचता है कि नहीं। देखिए ये सेकंड लोगो आ गया, एंड्रॉयड पावर्ड बाय एंड्रॉयड लिख करके आ गया और ये MI का लोगो है। तो इसको थोड़ा सा हो सकता है टाइम ले, क्योंकि फ्लैशिंग के बाद फ़ोन थोड़ा टाइम ले करके ऑन होते हैं। तो इसलिए हम इसकी चार्जिंग को भी लगा लेते हैं ताकि बैटरी ना कम हो जाए, इससे हमारा फ़ोन कहीं स्विच ऑफ ना हो जाए। तो अब ये ऑन होता है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए हमारा फ़ोन ऑन हो गया है और ऑन होने के बाद ये MIUI के लोगों पर भी आ गया। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए ये हमारा फ़ोन कंप्लीटली ऑन हो चुका है ये। और ये देखिए इसका टच भी प्रॉपर काम कर रहा है। सबसे पहले हम लोग इसका IMEI नंबर चेक करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसका सिक्योरिटी रिपेयर करा था। *#06#। तो ये देखिए ये IMEI नंबर हमारा शो कर रहा है। फिर से चेक कराते हैं, *#06#। आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। और अब हम आपको इसका बेसबैंड भी चेक करा देते हैं। सेटिंग पर जाएंगे, अबाउट फ़ोन में जाएंगे और यहाँ पे
ऑल स्पेसिफिकेशन में जाएंगे। ये देखिए, ये इसका ये जो बेसबैंड नंबर है, एक मिनट, ये है, ये इसका बेसबैंड नंबर है, ये दिखा रहा है। तो ये फ़ोन हमारा कंप्लीटली ऑन हो गया है। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, तब तक आप लोग खुश रहिए। और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और क्या आपको समझ में नहीं आया ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।